फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का जो एग्जाम 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को लिया जाएगा, उसके लिए देखिए बिहार ज्योग्राफी। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में बिहार के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, बिहार दरोगा के एग्जाम में जो है एक दो प्रश्न बिहार स्पेशल से निश्चित रूप से पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पिछली बार जो बिहार दरोगा का पेपर हुआ था उसमें बिहार से संबंधित, बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो आज इस सेशन में हम लोग बिहार ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बिहार का हिस्ट्री आपको कवर करवा दूंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा एग्जाम से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 1799 पोस्ट जिसका एग्जाम 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को लिया जाएगा, उसके लिए हम लोग बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी कि बिहार ज्योग्राफी, बिहार के भूगोल को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, बिहार दरोगा के एग्जाम में 3-4 प्रश्न जो है बिहार स्पेशल से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं, ये प्रश्न पिछली बार बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था 1275 पोस्ट वाला, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पढ़ेंगे सभी लोग कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है। और देखिए, कोसी नदी, पुनपुन नदी, उसके बाद देखिए एक नदी है घाघरा नदी, ये बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, कोसी नदी जो है ये किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, तो ये कटिहार के कुर्सेला में जो है कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। कहां पर, तो कुर्सेला, याद रखिएगा। अच्छा, पुनपुन नदी बड़ा पूछा जाता है कि पुनपुन नदी जो है ये कहां पर जो है गंगा नदी से मिलती है। पुनपुन नदी मिलती है फतुहा में। कहां पर, फतुहा में जो है पुनपुन नदी गंगा नदी से मिलती है। अच्छा, घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी जिसको कि सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां पर गंगा नदी से मिलती है, तो ये मिलती है रेविलगंज में। कहां पर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, रेविलगंज, सारण छपरा में रेविलगंज है, वहीं पर जो है रेविलगंज में ये घाघरा नदी गंगा नदी से मिलती है। और पुनपुन नदी मिलती है फतुहा में, कोसी नदी मिलती है कुर्सेला में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा उसको आप ध्यान रखते चलिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और बीपीएससी के द्वारा बिहार ज्योग्राफी के प्रश्न और बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न जो है जो पूछे जाते हैं, उतना अगर आप कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल आपका कवर हो जाएगा। और पूरा यहाँ पर इस सेशन में मैं आपको बिहार ज्योग्राफी, बिहार दरोगा एग्जाम के लिए डिस्कस कराऊंगा। देखिए, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये भी पिछली बार बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए। और बिहार का जनसंख्या अगर पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार तो 10,40,99,452, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। बिहार की जनगणना एक झलक आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। बिहार की जनगणना जो 2011 वाला है वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। अगर हम बात करते हैं साक्षरता के बारे में तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार राज्य का साक्षरता दर कितना है, सबसे पहले तो यहां से आपको प्रश्न बनेगा कि साक्षरता दर कितना है, तो आप कितना बताइएगा। तो देखिए, याद रखिएगा, अगर साक्षरता दर पूछेगा बिहार का तो 61.8% है। साक्षरता दर कितना है, 61.8%। और उसमें पूछेगा कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। महिला साक्षरता दर पूछेगा तो कितना है, तो 51.5% है महिला साक्षरता दर। ये बड़ा पूछा जाता है। बिहार का साक्षरता दर 61.8%, बिहार का पुरुष साक्षरता दर 71.2%, बिहार का महिला साक्षरता दर 51.5%। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है ये रोहतास है, सर्वाधिक। ठीक है ना। और यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूछा गया है तो न्यूनतम हो जाएगा आपका
पूर्णिया। क्लियर। और इसमें भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, तो उसमें भी रोहतास आगे है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में भी रोहतास ही आगे है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो रोहतास में। अच्छा, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो ये पूर्णिया में है, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला पूछेगा तो सहरसा है। तो इतना पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे। अति सघन वन, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी 3-4 प्रश्न मैं आपका कवर करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि बिहार में जो है आपका, ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो है आपका 2023 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है बिहार में आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वन आवरण है। तो वन आवरण अगर पूछेगा तो लगभग 8% आप याद रखिएगा, ठीक है ना, वन आवरण। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर पूछेगा कि वृक्ष आवरण कितना है तो वृक्ष आवरण 2.7% है। अगर ओवरऑल पूछेगा कि बिहार में कुल जो है वृक्ष आवरण और वन आवरण कितना है तो इसको 10.7% लगभग आप याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछा जाता है कि जो सबसे ज्यादा जो है कहां पर वन है, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वन कहां पर है, बिहार के किस जिले में जो है सर्वाधिक जो है वनावरण है। वनावरण वाला जिला तो कैमूर है सर्वाधिक, और न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम हो जाएगा शेखपुरा। क्लियर, इतना आप जरूर याद रखिएगा। और सघन जो है यहाँ पर पूछा गया है कि अति सघन वन, तो ये पश्चिम चंपारण में। ये सब पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है। तो आपको पता है कि बिहार में जो है सोना कहाँ पर पाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये जमुई में। कहाँ पर, जमुई में, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, जमुई में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछा गया, तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जो है ये कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जन घनत्व सबसे ज्यादा जो है कहाँ पर है, अपना राज्य बिहार में है, ठीक है ना, बिहार में है। और बिहार का जन घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बिहार राज्य हो जाएगा। अच्छा, बिहार में अगर पूछेगा कि सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। कौन सा है, शिवहर है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो ये कैमूर है। कौन है, कैमूर है। ये सब भी ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं ये प्रश्न जो है जनगणना से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है। कौन सा जो है इसमें से जिला उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों वाला भाग नहीं है, तो इसमें से आपका पूर्णिया हो जाएगा, जबकि बेगूसराय, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर है, ठीक है। उसके बाद देखिए दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात, देखिए दुर्गावती जलप्रपात और एक ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात, ठीक है ना, ककोलत, और एक तेलहर कुंड जलप्रपात है, तेलहर कुंड जलप्रपात, ठीक है। ये 3 नाम याद रखिएगा। दुर्गावती कैमूर में है, तेलहर कुंड जलप्रपात भी कैमूर में है, और ककोलत जो है ना ये नवादा में है। ककोलत बार बार पूछा जाता है, तो ककोलत कहाँ पर है, नवादा में है। तेलहर कुंड कैमूर में है, दुर्गावती कैमूर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए बिहार की संस्कृति में तिलकुट क्या है। तो तिलकुट आपको पता है, तिल से बनी हुई एक मिठाई होती है तिलकुट, ठीक है ना, तिलकुट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में कैमूर में पाया जाने वाला खनिज संसाधन क्या है। ये इसी साल बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो कैमूर में जो है चूना पत्थर क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बिहार महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। बिहार महोत्सव बताइए, तो बिहार महोत्सव का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर, नई दिल्ली में किया गया था बिहार महोत्सव या बिहार उत्सव का, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, बिहार सरस मेला का आयोजन गांधी मैदान पटना में। बिहार आइडिया फेस्टिवल का आयोजन जो है ये पूरे बिहार में जो है जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर इसका जो है नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन हो रहा है। मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन पटना में किया गया था। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही से प्रश्न जो है बिहार दरोगा में भी उठा करके पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग उनको कवर कर लेते हैं।
कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार जो है यह मुख्यतः CWG जलवायु के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है। अच्छा, आपको याद होगा गोगाबिल जो है ना फ्रेंड्स, यह कटिहार में पड़ता है और गोगाबिल झील बिहार का पहला सामुदायिक अभयारण्य भी है। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ पर है? कटिहार में पड़ता है। ये समस्तीपुर, कैमूर और नालंदा में स्थित नहीं है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपको ध्यान रखना है ये कटिहार में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गोगाबिल को जो है अभी रामसर स्थल का भी दर्जा दिया गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो गोकुल जलाशय जो है बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय कहाँ पर है? गोकुल जलाशय तो ये बक्सर में है गोकुल जलाशय। इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है और यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और उदयपुर झील है एक, उदयपुर झील, ये पश्चिम चंपारण में पड़ता है उदयपुर। इसको भी जो है रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार से अब 6 रामसर स्थल वर्तमान में हो गए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और इनमें से आपको बताना है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। 3 कथन यहाँ पर दिया गया है, तीनों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़ करके उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह से समतल है। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट जो है आपका सही दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्या पूछा गया है कि उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए बिहार का क्षेत्रफल आपको याद होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है ना। उत्तर बिहार का मैदान लगभग जो है ये 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नहीं, ये गलत है। लगभग की बात करते हैं तो 53,300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और वहीं दक्षिण बिहार का मैदान जो है ये 40,900 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। तो आप दोनों को जब लगभग में जोड़ देंगे तो ये 94,100 समथिंग, मतलब 94,000 के आसपास निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको गलत दिया गया है, केवल इसमें पहला जो है सही दिया गया है। इसीलिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद दूंगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? बताइए। तो बाघ परियोजना के अंतर्गत इसमें से आपका कौन सा आएगा? तो ये आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क आ जाएगा, जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिम चंपारण में ही पड़ता है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य ये मुंगेर में पड़ता है। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, बताइए। तो देखिए कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल जो है ये आपका हो जाएगा कैमूर जिला। ठीक है ना, कैमूर जिला। अच्छा, गंगा में कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे भी मैं आपको इसी सेशन में करवाऊंगा, आगे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है। तो देखिए सोना जमुई में पाया जाता है ना, तो जमुई राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि जमुई का नागी और नकटी जो है इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर लेक है, जो कि बेगूसराय का है। ठीक है, गोकुल जलाशय बक्सर का है, गोगाबिल कटिहार का है और उदयपुर जो है ये पश्चिम चंपारण का है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। पूरा मैं इसमें आपको 70 बीपीएससी का, फिर आपका 70 का री एग्जाम हुआ था, पूरा मैं आपको बिहार ज्योग्राफी का प्रश्न इसमें कवर करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स ये आता है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि कोसी मेची लिंग परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ है। ये मेची जो है ये महानंदा की सहायक नदी है। कोसी मेची लिंग परियोजना से जो लाभान्वित जिला है ये अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार है। चलिए उसके बाद देखिएगा
कि नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? अभी मैंने आपको बताया था कि नागी और नकटी कहाँ पर है, तो ये जमुई जिला में पड़ता है। और इसको अभी जो है पक्षी और जैव विविधता का क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दिया है? तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में की गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी स्थापना किया गया था 1982 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि बिहार में लिंगानुपात क्या है। तो देखिए बिहार में लिंगानुपात जो है आपको ध्यान रखना है, ये 918 है। अगर वहीं आपसे शिशु लिंगानुपात पूछा जाता तो शिशु लिंगानुपात जो है बिहार का 935 है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से मैंने बिहार हिस्ट्री मैंने कवर कराया हुआ है, बिहार का इतिहास। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस सेशन को देखने के बाद जाकर के उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? देख लीजिए, ये भी प्रश्न जो है ये 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया है। चलिए बताइए, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये दक्षिण का पहाड़ी भाग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण का पहाड़ी भाग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अच्छा, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है? बिहार के किस जिले में जो है गन्ना का उत्पादन ज्यादा होता है? किस जिले में मखाना का उत्पादन ज्यादा होता है? ये सब पिछली बार बड़ा पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, लीची का उत्पादन आपको पता है कि ये मुजफ्फरपुर में होता है और मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है उसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। ठीक है, अच्छा, लीची अनुसंधान केंद्र जो है ये मुजफ्फरपुर में है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? अच्छा ध्यान रखना, ये जो पशु मेला लगता है, पहले इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है आपका सोनपुर मेला। अच्छा, इसको एक अन्य और नाम से जाना जाता है, हरिहर क्षेत्र का मेला। इसको हरिहर क्षेत्र का मेले के नाम से भी जाना जाता है, हरिहर क्षेत्र का मेला। ठीक है ना, और ये लगता है कहाँ? तो गंगा और गंडक नदी के संगम पर। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? आप देख सकते हैं कि बिहार की जनगणना 2011 से फ्रीक्वेंटली प्रश्न पूछे। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कटिहार में। ठीक है ना, कटिहार में। और जो मैं आंसर बता रहा हूं आपको वो बीपीएससी ने आंसर दिया हुआ है फाइनल आंसर की में। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आप देख सकते हैं लगातार 17वीं बीपीएससी का प्रश्न चल रहा है। तो पहले मैं आपको 17वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, 17वीं बीपीएससी और जो री एग्जाम हुआ था 17वीं बीपीएससी का, उसमें जो प्रश्न पूछे गए पहले मैं आपको उनको कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, और पूरा प्रश्न इसमें इंक्लूड है, आप निश्चिंत रहिएगा। तो देखिए, गेहूं का उत्पादन और धान का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है ये रोहतास में होता है। गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण जिला में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि बिहार में किसका भारत में वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो फ्रेंड्स ये किसका होता है? तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये होता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं लीची का। ठीक है ना, और लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है, अभी हमने देखा भी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? अब देखिए इसमें ग्रीन शब्द लगा हुआ है ना, ठीक है, हरित बजट, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। तो देखिए हरित बजट यानी कि ग्रीन बजट जो है ये पेश किया था 2020-21 में, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मखाना का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो अगर हम ऑप्शन से चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मधुबनी दिया गया है। ठीक है, 17वीं बीपीएससी री एग्जाम का ये प्रश्न है। ठीक है, मधुबनी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, दरभंगा में भी होता है मखाना का उत्पादन, तो हो सकता है ऑप्शन में दरभंगा भी दे दिया जाए, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये प्रश्न तो बार बार बीपीएससी पूछता है कि कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। अब देखिए, ये जो नया वाला घटना चक्र बुक दिया गया है ना, इसमें जो प्रश्न इंक्लूड नहीं थे बिहार स्पेशल के, जो 70वीं बीपीएससी में पूछे गए थे, उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है, आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए, जो बुक में दिया था वो तो मैंने आपको यहाँ पर करवा ही दिया, जो बुक में नहीं दिया गया है, जो 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था, उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, कोसी नदी कुर्सेला में आकर के गंगा में मिलती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कटिहार में। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन यानी कि पेंटिंग मिलता है? कौन सा जिला है जहां पर जो है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो आपको पता है मधुबनी पेंटिंग काफी फेमस है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी मधुबनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल जो है अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास मैकाल पर्वतमाला से निकलती है, मैकाल पर्वतमाला से। तो यहाँ पर देखिए मैकाल श्रेणी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से देखिए किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? अब सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो इसमें से देखिए कौन सी नदी बिहार में है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका घाघरा नदी दिया गया है। ठीक है ना, घाघरा राइट आंसर हो जाएगा। और घाघरा नदी जो है ये गंगा में आकर के कहां पर मिलती है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये रेबिलगंज में आकर के, छपरा में रेबिलगंज, याद रखिएगा रेबिलगंज में आकर के ये गंगा में मिलती है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, ये प्रश्न तो बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है भाई। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? ये 69वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था, आप देखेंगे आगे मिलेगा। और देखिए यहाँ पर 70वीं बीपीएससी में भी री एग्जाम में पूछा गया है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। तो फ्रेंड्स ये 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए ये सूची दिया गया है और मिलान कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए वैशाली जो है, वैशाली ये आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा? तो वैशाली हो जाएगा इसमें से आपका पुष्प उत्पादन। ठीक है, भागलपुर की बात करते हैं तो रेशमी वस्त्र में, ठीक है ना, सिल्क सिटी बिहार का कहा जाता है इसको। उसके बाद देखिए जमुई की बात करते हैं तो जमुई आपका हो जाएगा यहाँ पर सोना के लिए, और मधेपुरा हो जाएगा रेल डब्बा कारखाना के लिए। तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर मिलान कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आप बता देता हूँ। ये देखिए 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है, इसका राइट आंसर 4 1 2 3 हो जाएगा, 4 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए ये 70वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने आपको कवर कराया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न कर लेंगे अब हम लोग कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ये किस जिला में पड़ता है? बेगूसराय में पड़ता है। जिला का नाम याद रखिएगा। 1964 में 1964 में इसको स्थापित किया गया था। और इसको किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये आपके सोवियत संघ, वर्तमान में अगर बात करें तो रूस के सहयोग से। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सोवियत रूस दिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? दक्षिण गंगा क्षेत्र से बताइए। तो देखिए बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला है। यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है। पटना, मुंगेर, गया और अरवल जिले बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में आते हैं, जबकि वैशाली जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना वैशाली, ठीक है ना, यह आपका आता है उत्तरी गंगा क्षेत्र में। तो यहाँ पर दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सोना आपको पता है जमुई में पाया जाता है। ठीक है ना, जमुई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जमुई में ही बिहार के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है जमुई में, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? देखिए त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है यह किस नदी पर किया गया है? बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो ये गंडक नदी पर किया गया है, ठीक है ना। गंडक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पश्चिम चंपारण जिला में, ठीक है ना, त्रिवेणी नामक स्थान से जो है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। बताइए, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। चलिए, और कोसी को आपको पता है बिहार का शोक कहा जाता है। यह क्षेत्र जो होता है कोसी का क्षेत्र और उसकी सहायक नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ की स्थिति यहाँ पर जो है सामना करना पड़ता है लोगों को। और अगर बात करें तो औसत ऊंचाई समुद्र तल से 30 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। और कोसी का मैदान मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कहां पर? बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। तो आप सभी को पता है सोनपुर में आयोजित होता है और इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोनपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। दक्षिण बिहार में, कहां पर? दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है आहर पाइन। इसको कहा जाता है आहर पाइन, ठीक है। इसमें जल संसाधनों के प्रबंधन के हेतु प्रतिधारणा तालाबों एवं जो नहर है इनका प्रयोग किया जाता है, आहर पाइन। देखिए थॉर्नवेट की योजना अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की? थॉर्नवेट की जो योजना है उसके अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो C2 प्रकार की है। C2 जो जलवायु है, C2 जलवायु नमी युक्त उपाद्र जलवायु है। C2 यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? बताइए, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो सूखी सहिष्णु फसल, बीपीएससी ने इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। मोटे अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य का अनाज कहा जाता है क्योंकि ये पोषक तत्वों से युक्त होते हैं और इसमें सूखा, सहिष्णु, प्रकाश, असंवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता पाई जाती है, इसीलिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो देखिए कोसी नदी जो है ये बिहार राज्य के कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है और इसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा, कुर्सेला कटिहार में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिए। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर में है। कहां पर है? भागलपुर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? बताइए। तो देखिए बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है। गंगा नदी बिहार की भूमि को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। बिहार की अन्य प्रमुख नदी गंगा नदी में आकर के मिल जाती हैं और यह नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। चलिए तो राइट आंसर यहाँ पर गंगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में बल सुंदरी, ताल, करेल और बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए ये जो बाल सुंदरी है, ताल है, करेल है, बलथर है, ये बिहार में एक प्रकार की क्या है? ये मिट्टियां हैं। बिहार में ये मिट्टी है, इस चीज को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो आप सभी को पता है कहलगांव जो है भागलपुर में पड़ता है, काटी मुजफ्फरपुर में, बाढ़ पटना में, नवीनगर औरंगाबाद में। यहाँ पर जो है ताप विद्युत शक्ति केंद्र है, ठीक है ना। ताप विद्युत शक्ति केंद्र है यहाँ पर, आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन जो है वस्त्र उद्योग का केंद्र है?
वस्त्र उद्योग का केंद्र यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। अच्छा, सिल्क वस्त्र उद्योग पूछता तब भागलपुर आप लगा सकते थे, क्योंकि भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है, लेकिन केवल यहाँ पर वस्त्र उद्योग पूछ रहा है। तो बिहार में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भागलपुर में भी है और गया में भी है, ठीक है ना। गया जिला स्थित मानपुर क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का भी एक प्रमुख केंद्र है, क्लियर। और बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा, रेशम एवं जूट उद्योग सम्मिलित है। इस प्रकार से अगर आंसर इसका देखा जाए तो 1 से अधिक इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। बिहार के निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर खड़गपुर की पहाड़ियां होगा। खड़गपुर की पहाड़ियां धारवाड़ क्रम की है, याद रखिएगा। खड़गपुर की पहाड़ियां धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास का जो पठार है ये विंध्यन क्रम का है, ठीक है ना। रोहतास का पठार विंध्यन क्रम का है। और यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम पहाड़ियां ये शिवालिक हिमालय का भाग है, जो कि तृतीय क्रम की है। और उत्तर गंगा मैदान जो है ये आपका सबसे नवीनतम है। तो इसमें से पूछा गया है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना, तो ये खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं। तो देखिए इसमें से पूछा गया है कि कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से आपका अगर हम बात करें तो बिहार में धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर रोहतास होगा। रोहतास क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था कि रोहतास का पठार जो है ये विंध्य क्रम की है, ठीक है। और इस क्षेत्र में विंध्यम क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विंध्यम क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिलों में ही पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो बताइए बिहार के किस जिले में पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। बताइए, पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी यानी कि पिडमेंट दलदली मिट्टी जो आपके पश्चिम चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है, और एक तराई मिट्टी है। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी है, पिडमेंट, एक स्वैम्प मिट्टी, दलदली मिट्टी, तराई मिट्टी और गंगे जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। तो ये आपका पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी जो है ये आपके पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ उत्तरी भाग में पाई जाती है, और गंगे जलोढ़ मिट्टी बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़ दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित है, ठीक है, खादर और बांगर से। देखिए ब्रह्मयोनी हिल्स जो है यह बिहार के किस जिला में है। तो मैंने कई बार आपको बताया था कि ब्रह्मयोनी हिल्स जो है ये बिहार में कहाँ पर है, तो ब्रह्मयोनी गया में है, ठीक है ना। प्रेतशिला, रामशिला ये सारे हिल्स गया में है, तो यहाँ पर देखिए गया राइट आंसर हो जाएगा। डुंगेश्वरी भी गया में है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ये फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो फ्रेंड्स यह नदी जो है कौन सी नदी है, तो यह पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकल करके बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पुनपुन राइट आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बताइए निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए बिहार का मिथिला का मैदान जो है यह भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, मिथिला मैदान। बाकी गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान और मगध मैदान ये झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। ये वाला मिथिला मैदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है। निम्नलिखित में से देखिए गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण किससे संबद्ध है। तो फ्रेंड्स ये आपका दिया से संबद्ध है, ठीक है ना। दिया और दियारा भूमि का वह टुकड़ा है जो दशकों से रेत के जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना हुआ है। दियारा शब्द दिया से लिया गया है जिसका अर्थ है मिट्टी की दीपिका, तो यहाँ पर दिया राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक यानी कि
जीआई टैग के रूप में पंजीकृत नहीं है। तो बिहार में अगर हम बात करते हैं जीआई टैग में, तो बिहार में आपको पता है क्या क्या है, बताइए। कतरनी चावल है, यहाँ पर कटनी चावल है, कतरनी चावल, ठीक है ना, कतरनी चावल भी याद रखिएगा। जर्दालू आम भी है, मुगा रेशम भी है, मगही पान है, सिलाव खाजा है, शाही लीची है, मिथिला मखाना है, मिर्चा चावल है जो अभी रिसेंटली पश्चिम चंपारण के मिर्चा चावल को दिया गया है, ये सब है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक नहीं पूछा गया क्योंकि ये सारे के सारे हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। ये प्रश्न अभी इस बार भी पूछा गया है 1 to 5 टीचर एग्जाम में कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ठीक है ना। और ऑप्शन में आपको अमरकंटक की पहाड़ी दिया गया था। देखिए सोन नदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पहाड़ी के समीप से निकलती है और यह बिहार के पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो अमरकंटक यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। प्रशासनिक विभागीय जोड़े पूछा गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी अपने यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, इन सब जिलों से होकर के बहती है। और आप देखेंगे तो कोसी और मगध का जो क्षेत्र है ना, वहां से ये नहीं बहती है, कोसी और मगध क्षेत्र से, ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जो जिले हैं ये कितने हैं, यानी कि बिहार राज्य में कितने जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा ये 12 जिले हैं, उंगली पर काउंट करिए 12। बिहार का भूगोल अगर आपका ठीक ठाक होगा तो आपको 12 जिले याद होंगे। सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। अब कुछ लोगों को समस्तीपुर में डाउट हो जाएगा, बिल्कुल बहती है वहां से। बिहार का भूगोल आप ठीक से पढ़िएगा। देखिए बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी जो है फ्रेंड्स ये पटना में है, ठीक है ना, पटना में। और दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, तो ठीक है पटना याद रखिएगा। देखिए बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। उत्तर की ओर, ठीक है ना, यानी कि उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इसमें से अगर हम बात करें जो विकल्प में आप देख रहे हैं बागमती, कमला, कोसी, गंडक, इन नदियों की बात करते हैं तो ये नदियां उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है ना। और ये सहायक या उपसहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में आकर के मिल जाती है। सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। सोन, पुनपुन, तो अगर सोन, पुनपुन तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नदियां जो है यह उद्गम स्थल से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है ये किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है ना, कोसी नदी को कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, कोसी नदी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। उत्तर बिहार की जलवायु पूछा गया, ठीक है ना, उत्तर बिहार की जलवायु। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। CWG याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है। बिहार जो है कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है। मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है इसको। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि बिहार की किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं, ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिला में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये कौन सी मिट्टी है,
तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी में लाए गए जो मलबा और गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है, इसको खादर कहा जाता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है ना। और यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन के लिए काफी सहायक होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है बताइए। तो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर का पठार जो है यह प्रसिद्ध किसके लिए है बताइए। तो फ्रेंड्स यह चूना पत्थर के लिए फेमस है। चूना पत्थर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। कौन सी झील इसमें से बिहार में है। तो देखिए इसमें से बताइए कौन सी झील है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अनुपम झील बिहार में स्थित है। अनुपम झील जो है ये बिहार में है और यह झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनुपम झील है, याद रखिएगा। ठीक है। कांवर झील बेगूसराय में पड़ता है, इसे भी आप याद रखिएगा, कांवर झील। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स सांबर झील जो है ये राजस्थान में है। ठीक है। सुखना चंडीगढ़ में है और कामा झील जो है ये हरियाणा में है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला देखिए सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो यह जिला कौन है। पश्चिम चंपारण यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। पश्चिम चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सबसे पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में जो स्थित जो शहर है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह कटिहार है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर और दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कटिहार राइट आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। फटाफट कमेंट कर दीजिए इसका आंसर बताइए। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है बताइए। तो मैंने बताया था आपको कि तराई प्रदेश जो है ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। भारत नेपाल सीमा के समानांतर यह विस्तृत है। ठीक है। चलिए और नेपाल से जो जिला लगते हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये आगे आपको मिलेगा, ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यह आपके पश्चिम चंपारण में है। ठीक है ना। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है। याद रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी यही है। सरियामन झील भी पश्चिम चंपारण में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य भी पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है। बिहार में उदयपुर है, राजस्थान वाला मत कनेक्ट करिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में है। बिहार के मुंगेर जिला में जो है कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है। तो मुंगेर जिला में आप सभी को पता है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है ना। भीम बांध है। गौतम बुद्ध जो है ये कहाँ पर है। तो गया में है। राजगीर जो है ये नालंदा में है और वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है। चलिए जुलाई 2018 तक देखिए जुलाई 2018 तक जो है पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पटना जिला कितने जिलों से सीमाबद्ध है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पटना जिले की जो सीमा है ये 9 जिलों से लगती है। कितने जिलों से। तो 9 जिलों से। कौन कौन से जिला हैं तो उंगली पर काउंट कर लीजिए। भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिला से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है यहाँ पर आपको सही दिख रहा है बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर इसका कमेंट करिएगा। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइम स्टोन कैमूर ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। लाइम स्टोन कैमूर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। माइका नवादा जिला में, क्वार्टजाइट लखीसराय, मुंगेर और नालंदा जिले में, और लेड जिंक जो है ये बांका और रोहतास जिले में लेड जिंक पाया जाता है। ये वाला जो है
मिलान सही है। चलिए, बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है? बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है? बताइए, अबरख का भंडार जो है ये बिहार के किस जिले में है? तो फ्रेंड्स देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिला में अबरख का भंडार है, नवादा में है। तो यहाँ पर देखिए, नवादा तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें से सही जो नहीं है ये आपका देखिए रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ठीक है ना, ये वाला आपका सही नहीं दिया गया है, ठीक है ना। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है, ठीक है ना। बाकी देखिए, ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी और फर्टिलाइजर भराही, ये सब सही है, ये वाला सही नहीं है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? राज्यों की संख्या पूछा रहा है। तो राज्य कौन कौन से हैं बिहार से लगने वाले? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड है, 3 राज्य हैं। तो ऑप्शन में 3 होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत पहले का प्रश्न है, ठीक है ना। तो 3 यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है बिहार में गंगा से मिलती है? तो बिहार में गंगा से ये सारी की सारी नदियां मिलती हैं, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये सब आकर के गंगा में ही मिलती हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पुनपुन मैंने बताया था कि फतुआ में आकर के गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। सोन पटना के निकट आकर के मिल जाती है। उसके बाद घाघरा नदी जो है ये सारण में रिविलगंज, घाघरा, सरयू, ये आकर के मिलती हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला जो रामसर स्थल है ये आपको पता है, ये कांवर झील है, और यह कांवर झील बेगूसराय जिले में पड़ता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कांवर झील राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? सबसे अधिक सोने का भंडार जो है ये बिहार के किस जिले में मिला है? तो ये जमुई में मिला है ना, जमुई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रिसेंटली यह प्रश्न 2022 में ही प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? तेलहर कुंड जलप्रपात, ठीक है, बताइए। तेलहर कुंड जो है ये कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये कैमूर में है, तेलहर कुंड कैमूर में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, एशिया की सबसे बड़ी और ताजे पानी वाली गोखुर झील जो है ये बिहार के किस बिहार की कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार की कौन सी है? तो ये कांवर झील है, जो कि बेगूसराय में पड़ता। हो गया कि सबसे बड़ी ताजा पानी वाली गोखुर झील, तो ये कांवर झील है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं बी में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है यह आच्छादित है। तो ये आपके कछारी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी कहिए, कछारी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी, इसी से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? बिहार में किस प्रकार की उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो फ्रेंड्स, ये कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है ना। ये अभी 2018 में बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, कृषि आधारित उद्योग है। निम्नलिखित में से देखिए, बिहार के किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया था? चाय बागानों की स्थापना कहां पर किया गया था सबसे पहले? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, चाय बागान की स्थापना जो किया गया था यह आपका किया गया था ठाकुरगंज में, किशनगंज में पड़ता है ठाकुरगंज, यहीं पर किया गया था। और किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग भी कहा जाता है, इस चीज को आप याद रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम क्या है? देखिए, आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विकल्प के अनुसार से, तो देखिए, बढ़ते हुए सबसे ज्यादा मधेपुरा, फिर किशनगंज, फिर सिवान, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में रही थी कितनी? 2001 से 2011 के बीच में। तो देखिए, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रहा था 25.4%,
ठीक है ना, 25.4% रहा था। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पैराइट का सर्वाधिक भंडार है। रोहतास में पैराइट का सर्वाधिक भंडार है, ठीक है। चूना पत्थर कैमूर मुंगेर रोहतास जिले में पाई जाती है, सही है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है, सही है। कौन सा कथन सही है? तो सारे के सारे कथन है। कथन 1 भी सही है, 2 भी है और 3 भी है। तो 1 2 3 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए केवल शब्द लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा जो है नहर सिंचित क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा ये रोहतास में है, रोहतास में है सबसे ज्यादा। इसके बाद पश्चिम चंपारण में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रोहतास राइट आंसर इसका होगा, रोहतास करेक्ट आंसर होगा। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पश्चिम चंपारण जिला है गन्ना के उत्पादन में, शुगर केन के उत्पादन में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैगलाइन है ये क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैगलाइन है ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात कह सकते हैं या शिशु लिंगानुपात भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, देखिए लिंगानुपात जो है बिहार में कितना है? 918 है। और शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 935 है। तो 935 यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 935। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 935। और लिंगानुपात अगर पूछेगा तो 918। इस चीज को भी आप जरूर ही याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करते हैं तो बिहार का स्थान क्या है? तीसरा है। बिहार का स्थान क्या है फ्रेंड्स? बिहार का स्थान तीसरा है। ठीक है ना, तीसरा तृतीय इसको आप याद रखिएगा, तीसरा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। बिहार में पहली चीनी मिल जो है यह स्थापित किया गया था सारण मढ़ौरा में। ठीक है ना, सारण जिला में मढ़ौरा में स्थापित किया गया था 1904 में। ठीक है, और यहाँ पर राइट आंसर मढ़ौरा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए सिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। चलिए पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? पटना महानगर पालिका में जो है वार्डों की संख्या कितनी है? इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। ठीक है ना, अभी पूछा भी गया था कि पटना में जो है आपकी विधानसभा शायद सीट पूछा गया था। ठीक है ना, इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं पटना से संबंधित। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये 75 है, 75 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिए झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो बिहार विभाजित कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को। इस चीज को आप याद रखिएगा, 15 नवंबर डेट सहित आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित किससे है? तो सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। ठीक है ना, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से इस तरह के प्रश्न में मैंने शामिल कर दिए हैं। चलिए उसके बाद देखिए बिहार की कुल जनसंख्या के सापेक्ष भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? बताएंगे फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका बताइएगा कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अब देखिए हमने तो 8.6 पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर एडजेक्ट की बात करते हैं तो 8.58 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ये एडजेक्ट दिया गया है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, बिल्कुल क्या है यही एडजेक्ट दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आपको 8.58 याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि बिहार की किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? देखिए साक्षरता दर की बात करते हैं अगर हम बिहार में, तो बिहार में साक्षरता दर कितना है बताइए?
तो साक्षरता दर सबसे पहले जान लीजिए बिहार में 61.8% है, और इसमें से पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, और महिला साक्षरता दर 51.5% है। ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो साक्षर जिला है बिहार का वो कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो साक्षर जिला है फ्रेंड्स, सर्वाधिक साक्षरता जो है ये रोहतास में है, और रोहतास में लगभग 73.4% है रोहतास में। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 70 दिया गया है, आसपास 73.4 के अप्रोक्स में है। इस तरह से इसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे कम पूर्णिया में साक्षरता दर है। सबसे देखिए साक्षरता दर सबसे ज्यादा रोहतास में, पुरुष साक्षरता भी रोहतास में, महिला साक्षरता भी रोहतास में। अब बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया में। सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में, और सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान, तो सबसे ज्यादा साक्षर केरल था और सबसे कम बिहार है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका नीचे से पहला जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो अभी मैंने बताया था 51.5%, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। ठीक है ना, 51.5% महिला साक्षरता दर है, और पुरुष साक्षरता दर 71.2%। ठीक है, ओवरऑल साक्षरता दर 61.8%। ये सब आप यहाँ पर देखिए दिया भी गया है सब। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? यानी कि आप कह सकते हैं कि जनसंख्या का घनत्व तो पूछा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करते हैं जन घनत्व वाला, तो ये शिवहर है। शिवहर में कितना घनत्व है? तो इसको याद रखिएगा 1880 है। 1880 सबसे ज्यादा, और सबसे कम कहां पर है? तो कैमूर में है, मात्र 488। ठीक है, ये सब मैं आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो मैंने आपको लिंगानुपात बताया था कि लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात मैंने आपको बताया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट सभी लोग बताइए। तो लिंगानुपात मैंने आपको बताया था कि कितना है, 918 है, और शिशु लिंगानुपात 935 शायद बताया था ना। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात 935 है, और 918 आपका लिंगानुपात है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा गोपालगंज का है, 1021 है, और सबसे कम कहाँ का है? तो सबसे कम मुंगेर का है, 876। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, कहां पर? गोपालगंज में 1021। ठीक है ना, और सबसे कम कहां पर? तो मुंगेर में कितना? 876। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, यानी कि सर्वाधिक सर्वोच्च लिंगानुपात? तो ये गोपालगंज ही तो है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात। चलिए उसके बाद देखिए 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि कहां पर दर्ज की गई है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये किया गया किशनगंज में। ठीक है, निम्नलिखित में से बात करा इसमें से, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो किशनगंज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किशनगंज में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद बात करते हैं कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से, देखिए बिहार के निम्नलिखित जिलों में से जो है कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो फ्रेंड्स ये पूर्णिया है। नेपाल के साथ देखिए बिहार के 7 जिले लगते हैं, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो नहीं, एकमात्र नहीं है, 2 विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है ना, एक आपका कौन सा हो जाएगा? नालंदा महाविहार हो जाएगा, जिसको 2016 में जो है इसको नालंदा को जो है आपका विश्व धरोहर यूनेस्को के स्थल में सूचित किया गया था, और महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर को 2002 में। तो यहाँ पर देखिए महाबोधि विहार को 2002 में, और नालंदा यहाँ पर देखिए इसको दिया गया था 2016 में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये किस राज्य में है। तो बाढ़ जो है ये आपको पता है ना कि ये बिहार में पड़ता है और बिहार में ये पटना में पड़ेगा, ठीक है ना। तो पटना बिहार राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार जो है ये संबंधित किससे है। तो ऑपरेशन प्रहार जो है ये शराबबंदी से संबंधित है, ठीक है ना। शराबबंदी से संबंधित है ऑपरेशन प्रहार। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया। क्योंकि ये उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर ये खोला गया था। तो ये फ्रेंड्स ये भागलपुर में खोला गया, ठीक है ना। भागलपुर में खोला गया, इसको आप याद रखिएगा, भागलपुर राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। तो गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ठीक है ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि कहां पर है, पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। चलिए कांवर लेक बर्ड सेंचुरी कहां पर है, बेगूसराय में है। चलिए उसके बाद देखिए विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। तो विश्व शांति स्तूप जो है ये बिहार में कहां पर स्थित है बताइए। तो ये राजगीर में है। उसके बाद देखिएगा कि माता सीता की जो है विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। तो ये कहां पर किया गया, तो सीतामढ़ी में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नौ नालंदा महाविहार जो ये किसके लिए विख्यात है। नौ नालंदा महाविहार जो है ये किसके लिए फेमस है। तो फ्रेंड्स ये फेमस है पाली अनुसंधान के लिए। पाली अनुसंधान के लिए ये फेमस है नौ नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नरी दफ्तर कहां पर है। तो बिहार में उद्योगों का जो कमिश्नरी दफ्तर है ये कहां पर है। तो कमिश्नरी कार्यालय जो है ये पटना में स्थित है, पटना राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए बिहार से के भूगोल से संबंधित, बिहार ज्योग्राफी से संबंधित पूछे गए थे, मैंने कवर